बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत सलीम हूँ। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। ये सियासी लिहाज से बात नहीं कर रही, अदालत के अंदर की बात हो रही है। अदालत में जो अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं वो यकीनी तौर पे आने वाले मंजरनामे का तयन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो आइंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के नेक्स्ट कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को देख रही है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उनके हवाले से जो उनकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके कुछ अहम डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। 22 अगस्त भी बड़ी अहम है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। कौन कौन से अहम केसेस 22 अगस्त को होने जा रहे हैं इसके ऊपर एक नजर डालेंगे, और इसके साथ साथ नैब तरामीम का जो बड़ा अहम केस था, नैब के इख्तियारात में लामहदूद इजाफा किया गया था और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया था कि खुदा के लिए जो नैब की तरामीम है इसके ऊपर नोटिस लें और इनको खत्म किया जाए, जिस किस्म के नैब तरामीम करके उनको इख्तियारात दिए गए थे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि पुराना 2016 में वापस जा रहा है हमारा बहुत सारा सिस्टम, उसके अंदर पैनमा के हवाले से, वही पैनमा जिसकी पहचान अब शरीफ फैमिली के साथ होती है। पैनमा के हवाले से ब्रॉडशीट कंपनी, मशहूर जमाना कंपनी, उसने ये दरख्वास्त की है कि इसका वॉल्यूम 10 उसको खोला जाए, उसको पब्लिक किया जाए, उसको सामने लाया जाए। ये ब्रॉडशीट कंपनी वॉल्यूम 10 का मुतालबा क्यों कर रही है? वॉल्यूम 10 के ऊपर शहीद सहाफी अरशद शरीफ भी बहुत ज्यादा बात करते रहे। वॉल्यूम 10 को खास तौर पे यह ताकीद की गई थी JIT के सरबरा की तरफ से कि इस वॉल्यूम को ना खोला जाए। इस वॉल्यूम के अंदर ऐसा क्या है? ब्रॉडशीट कंपनी की अपनी हैसियत क्या है? माजी में इसके क्या तनाजात रहे? ये मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगी, मगर सबसे पहले मोहतरमा मरियम बीबी, उनकी जमानत मनसूखी के हवाले से नैब ने यह दरख्वास्त डाल दी है और कि उनकी जमानत को मनसूख किया जाए, और इसके अलावा इसको अदालत की तरफ से टेकअप कर लिया गया है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 22 अगस्त इसकी तारीख मुकर्रर की गई है। 2 रुकनी बेंच जो है वो जमानत मनसूखी की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा। ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामलात में बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी सियासी जमातों के, इंक्लूडिंग हमारे कुछ आईनी इदारों के सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। ये सॉफ्टवेयर अपडेट अटक जेल के कैदी नंबर 804 की तरफ से हुए या फिर किसी और तरफ से हुए, ये वक्त हमें बताएगा। 22 अगस्त को चीफ जस्टिस, जिनकी मुद्दत बहुत कम रह गई है, अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं वो, उनके साथ एक और जस्टिस हमारे अतर मिनुल्लाह साहब बैठेंगे। ये 2 रुकनी बेंच होगा जो इस केस के ऊपर समाअत करेगा, और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि डे टू डे की बुनियाद पर इस केस को जो है वो सुना जाएगा। नैब ने कहा है कि जी शमीम शुगर मिल्स केस है, उसके अंदर आमदन से जायद असासों का इल्जाम है मरियम बीबी के ऊपर, और कहा गया कि इनकी जमानत मंसूख की जाए। जो नैब के पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो मुख्तलिफ जगहों पे मरियम बीबी के नाम पर जमीन है, वो नैब की दस्तावेजात कहती हैं कि मौजा माल है जहां पे मरियम बीबी के नाम से जमीन खरीदी गई है। फिर मौजा बदूकी है जिसमें 62 किनाल और 2 मरले की जमीन है, वो मरियम बीबी के नाम पे खरीदी गई है। 14 किनाल और 1 मरले एक अलग से जमीन है, इसको रायवंड रोड पे खरीदा गया मरियम बीबी के लिए, और तहसील रायवंड के अंदर वो कहते हैं 200 एकड़ अराजी की बेनामीदार है मरियम बीबी। उनकी आमदन से जायद ही उनके असासे हैं। तो नैब ने इस वक्त कहा कि शमीम शुगर मिल्स केस के अंदर जो है उनकी जमानत को मनसूख किया जाए, और अब इस एप्लीकेशन को टेकअप कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो इस केस की समाअत करेंगे 22 अगस्त को। इसके अलावा सबसे और भी आम मामला वॉल्यूम 10 की एक मरतबा फिर से गूंज हमें सुनाई दे रही है। वॉल्यूम 10 के लिए इस दफा अदालत का दरवाजा खटखटाया ब्रॉडशीट कंपनी ने, और बात आपको ये भी बता दूं कि ब्रॉडशीट कंपनी की इस समाअत के, इस एप्लीकेशन को भी जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। और इसके अंदर जो ब्रॉडशीट कंपनी है वो ये दावा करती है, वो ये दरख्वास्त करती है आला अदलिया से कि वो जो वॉल्यूम 10 है पैनेमा को लेके, जो JIT ने 10 वॉल्यूम तश्कील दिए थे उसमें से जो 10वां वॉल्यूम था उसे खुफिया रखा गया था, उसे पब्लिक नहीं किया गया था। अब ये कहा गया है ब्रॉडशीट कंपनी की तरफ से कि जो वॉल्यूम 10 है उसको जारी किया जाए, और अहम बात ये भी है कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर भी 22 अगस्त को कर लिया गया है आला अदलिया की तरफ से। ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि जितने भी दीगर फरीकैन हैं वो तमाम के तमाम लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ब्रॉडशीट इसके अंदर अपना
मौक़िफ़ क्या अपनाती है। ब्रॉडशीट कहती है कि जितनी भी गैर मुल्की जायदादें हैं उनको तलाश करने में ब्रॉडशीट कंपनी ने पाकिस्तान के एहतसाब ब्यूरो यानी कि कौमी एहतसाब ब्यूरो हमारा नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो अथॉरिटी है, जो हमारा इदारा है, नैब की उन्होंने मदद की थी। इसके ऊपर वो कहते हैं कि इसका मुआवजा आज तक हमें नहीं दिया गया। ये बात है 2016-2017 की। 2017 में सारी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये चली गई थी। उस वक्त वाजिद ज़िया थे जो JIT के सरबरा थे, और उनकी तरफ से आला अदलिया के चीफ जस्टिस को ये कहा गया था कि जो वॉल्यूम 10 है उसको पब्लिक ना किया जाए। अब ब्रॉडशीट कंपनी ये दावा भी कर रही है, ये रिक्वेस्ट भी कर रही है कि जो वॉल्यूम 10 है उसको पब्लिक किया जाए ताकि पता चल सके कि हमने कितनी मुआवनत इनकी की है, और नैब ने इस मुआवनत के बदले में जो उनके साथ रकम तय हुई थी वो नैब की तरफ से आज तक कई साल, 7 साल गुजर जाने के बावजूद जो है वो अदा नहीं की गई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडशीट ये जो कंपनी है इसकी तरफ से एक केस भी बरतानिया में दायर किया गया था हमारी पाकिस्तान की नैब के खिलाफ, और वो भी यही था कि आज तक इन्होंने अपने वाजिबात अदा नहीं किए हैं। ब्रॉडशीट कंपनी की अपनी क्या लीगल हैसियत है और इसके जो सरबरा है कावे मूसवी, उनकी क्या हैसियत है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। मगर वॉल्यूम 10 में है क्या, उस वक्त ये बहुत ज्यादा बताया गया था कि वॉल्यूम 10 में कोई बड़ी खतरनाक किस्म की चीजें हैं और बहुत ही कुछ ऐसे शवाहिद उसके अंदर हैं जो शायद बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो वॉल्यूम 10 में जितनी भी शरीफ खानदान के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके अंदर जो एक अहम बात थी वो भी कैसे सामने आई वो भी मैं आपको बता दूंगी। शरीफ फैमिली के खिलाफ जो तहकीकात हुई थी उसमें बताया गया था कि इनको इंटरनेशनली जो है वो सपोर्ट मिलती रही है, यानी कि बैनुल अक़वामी ताउन इनको हासिल रहा है इस पूरे मामले के अंदर। और ये सारा याद रहे, पैनामा का जो किस्सा शुरू हुआ था वो करप्शन के ऊपर जाकर खत्म हुआ था, मगर JIT ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि मैं आपको पहले बता चुकी, उन्होंने कहा था कि इसको पब्लिक ना किया जाए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं खड़ी, और हमारे जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ हमारा जो ताल्लुक है वो खराब हो सकता है। ये सब कुछ वॉल्यूम 10 में था। अब वॉल्यूम 10 में ये सारा कुछ जो था ये बाहर कैसे आया, ये खबर लीक कैसे हुई कि वॉल्यूम 10 में इनफैक्ट जो है उसका मुद्दा क्या है, अंदर उसके दर्ज क्या है, उसका लुब्बे लुबाब क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, माहिर कानून हैं, ख्वाजा हारिस साहब जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उनको और उनके केसेस को डील कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस और उनकी लीगल टीम इस वक्त खान साहब के केसेस को डील कर रही है। ये वही ख्वाजा हारिस साहब है जो उस वक्त में तब मियां नवाज शरीफ साहब के वकील हुआ करते थे। ख्वाजा हारिस को ये कुछ इसका एक एक हिस्सा प्रोवाइड किया गया था आला अदलिया की तरफ से वॉल्यूम 10 का, और उनसे कहा गया था, उनकी मुआवनत हासिल की गई थी ख्वाजा हारिस साहब की कि वॉल्यूम 10 के अंदर जो चीजें मौजूद है इसका मखसूस जो मवाद है उसका जायजा लिया जाए। तो ये वही ख्वाजा हारिस साहब हैं। ये ताने बाने कहाँ कैसे मिलते ये सारा आपको बता दिया। अभी बड़े दिन पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि जो मुखालिफ वकील हुआ करते थे वो शायद मुआवन हो गए। एनी हो, ये एक वकील का अलग से काम है। ख्वाजा हारिस साहब का मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉडशीट कंपनी, अब इसकी अपनी हैसियत क्या है। ब्रॉडशीट कंपनी जो है उसकी हैसियत ये है कि वो बैरूने मुल्क जितने भी असासे होते हैं, जितने भी फंड्स किए जाते हैं फराहम, उनको वो ट्रेस करती है, उनकी उनकी एक ट्रेल निकालती है, उनको ट्रेस करती है, और ऐसे सारे काम जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से होते हैं इसके ऊपर वो काम करती है। इसके सरबराह है कावे मूसवी जो हमेशा तनाज़े की जद में रहते हैं। उनका जो अपना किरदार है, ब्रॉडशीट कंपनी का किरदार हो या फिर कावे मूसवी का, उनका किरदार इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। उसके बावजूद हैरत की बात यह है कि कावे मूसवी और उनकी जो ब्रॉडशीट कंपनी है इसकी खिदमात जो है सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से ली गई थी। परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस कराई थी जब वो बरसरे इख्तदार थे, तो उस दौरान जब नैब बनाया गया था तो कावे मूसवी और उनकी जो कंपनी है इनकी खिदमात हासिल की गई थी। मगर याद रहे कि पिछले 2 साल में, मैं आपको 2021 में अगर ले जाऊं, तो ये वही कावे मूसवी साहब हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जामात लगाने के बाद माफी बाकायदा तौर पे मांग ली थी, और इन्होंने कहा था, ये भी एक अलग से साजिश थी,
एक पूरा गेम प्लान था कि माफ़ी क्यों मांगी गई, किन बुनियादों पे मांगी गई, उसका क्या फ़ायदा उनको दिया गया था। तो उन्होंने ये माफ़ी मांगी थी कि मैंने जितनी भी आपके ऊपर आज तक मेरी 21 साल की मेरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी, जो भी मामला थे, जो आपके ऊपर इल्ज़ामात थे, इनमें से कोई बात सच नहीं है। और इसके ऊपर कावे मौसवी ने जो है वो माजरत कर ली थी, मुआफ़ी मांगी थी बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब से। ये तो हो गई इस कंपनी और इसके सरबराह की हैसियत जो मैंने आपको लीगली बता दी है, लेकिन 22 अगस्त की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी के आला अदलिया इसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग करती है, क्या इसके ऊपर जायजा लेके समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया है, तो क्या वॉल्यूम 10 को वाकई पब्लिक किया जाएगा। अगर वॉल्यूम 10 पब्लिक हो जाता है, एक तरफ नैब ने मरियम बीबी की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त डाल दी है, दूसरी तरफ ब्रॉडशीट कंपनी ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है वॉल्यूम 10 को पब्लिक कराने के हवाले से। तो ये सारी ताने बाने अगर हम देखें तो इस वक्त सिर्फ नवाज कैंप की तरफ ये सारा हमें जो है ना वो लीगल दबाव आता हुआ नजर आ रहा है, और जो शरीफ कैंप के अंदर हमारे शहबाज शरीफ का कैंप है वो इस वक्त मुकम्मल पुरसकून है, और उस तरफ बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। और मैं पहले भी आपको कह चुकी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन में, इस वतन की मोहब्बत में वापस नहीं आ रहे। ये तो पूरी प्लान सामने आ चुका है कि वो सितंबर में आ रहे हैं, क्या प्लान बनाया है नून लीग ने। लेकिन मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मजबूरी के तहत आ रहे हैं। वो अपनी सियासत के लिए और मरियम बीबी के सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पे हमें शहबाज ग्रुप जो है, ये शहबाज कैंप है, वो बिल्कुल एक अलग साइड पे नजर आता है। अभी आप देखिए जितनी भी कार्रवाइयां अब अदालती तौर पे शुरू हो रही हैं, वो सारी की सारी मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी के खिलाफ शुरू हो रही हैं। ये बातें जाहिर करती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा होने में और दूसरी तरफ उनकी आंख में खटकने वाले के लिए कितनी मुश्किलात हैं, ये सारी आप लोग देख रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आप कोर्ट के अंदर इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है वो शरीफ कैंप के अंदर नवाज शरीफ के हवाले से देखेंगे, और पता चलेगा कि किस तरह से झुकाव इस तरफ से उठता जा रहा है। अब आ जाते हैं एक और मामला नैब तरमीम का। ये देखना है कि अगर नैब तरमीम के हवाले से अदालत आला अदलिया कोई फैसला दे देती है और दूसरी तरफ नैब जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मरियम बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त डाल रही है, तो देखना यह कि इसमें आईनी गुंजाइश क्या बनती। अब जो नैब तरमीम थी, ये जब इनमें बेशबा इजाफा किया गया तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ, उनकी लीगल टीम ने एक बाकायदा पूरी एप्लीकेशन तैयार की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने केस दायर कर दिया था कि जनाब आली इसको टेकअप करें, इसको देखें। ये पहले तो सर्दमौरी का नतीजा हमें देखने में आया, बहुत सारी चीजों में नैब तरमीम में भी हमें ऐसे आया। अब चूंकि उमरता बंदियाल साहब अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं और वो अपनी रिटायरमेंट के साथ कोई भी ऐसा टीका अपने माथे पे सजा के, माथे पे ऐसा झूमर लेकर नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लेगेसी जो वो छोड़ कर जा रहे हैं वो दागदार नजर आएगी। नैब तरमीम के हवाले से अब उन्होंने कहा है कि ये डे टू डे जो है इसकी हेयरिंग हुआ करेगी। 18 अगस्त को अब इसकी समाअत होने जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर इस केस की भी समाअत होगी। खान साहब की तरफ से इस केस को दायर किया गया था, मगर ये आपको बता दूं कि इस केस में पहला एतराज सामने आ गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। मंसूर अली शाह साहब समझते हैं कि उमर अता बंदियाल साहब को पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल जो है कि कहां पे हमारा दायरा इख्तियार बनता है, कहां पर नहीं बनता। पार्लियामेंट ये कानून बना चुकी थी, लेकिन अदालत ने इसकी तशरीह के लिए इसको टेकअप कर लिया। अब बात ये तय हुई थी कि पिछले दिनों जब उमर अता बंदियाल साहब पे बड़ी तनकीद हो रही थी इस एक बिल को लेके, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो जाने वाली पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने उनसे जुलाई तक का वक्त लिया था। जुलाई तो कब का गुजर गया, अगस्त का भी 2 हफ्ते तो कब तक गुजर गए, एक आखिरी हफ्ता अगस्त का बाकी रह गया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि उमर अता बंदियाल साहब को पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बिल है उसके हवाले से समाअत करनी चाहिए, उसको किसी एक साइड पे लगाना चाहिए, और वो जाती तौर पे समझते हैं कि एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए, उसके बाद हम नैब तरमीम के केस की तरफ आएंगे। मगर उमर अता बंदियाल साहब बजीद हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस को हल करना चाहते हैं, ताकि उन्हें कभी मायूसी ना और तकलीफ ना हो कि उन्होंने एक इतना अहम मुकदमा था हमारी अदालत में, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया है। अब एक आखिरी नुक्ता जो लीगली बड़ा अहम है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के घर जाने के बाद जो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज होने जा रहे हैं वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने
खुद को उन तमाम केसेस से, उन तमाम बेंचेस से अलग कर दिया था एक नुक्ते की वजह से। उन्होंने कहा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये कभी उम्मीद है, आईनी माहिरीन की तरफ से इस नुक्ते के ऊपर बड़ा जोर डाला गया है कि अगर उमर अता बंदियाल साहब अब नैब तरामीम या किसी भी बड़े अहम केस का फैसला करके चले भी जाते हैं तो मुमकिन है कि काजी फाइज ईसा साहब, जिनको हमेशा इख्तलाफ इस बात पे रहा है कि पहले अपने इख्तियारात का तयन होना चाहिए, वो अपना मनसब संभालते ही इन तमाम फैसलों को मुअत्तल भी कर सकते हैं। अगर उन इस दौरान कुछ बेंचेस भी काम कर रहे हुए तो वो उन बेंचेस को तोड़ने का इख्तियार भी अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सिचुएशन है वो 50-50 नजर आ रही है, या आसान अल्फाज में मैं कहूँ वो धुंधलाहट का शिकार है। क्या उमर अता बंदियाल साहब कोई मोहर सब्त करके जाना चाहते हैं? उमर अता बंदियाल साहब ने, जब उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी थी बहुत सारी चीजों में, जिसमें कहा जा रहा था कि वो जस्टिस कॉर्नेलियस बन सकते हैं, मगर जस्टिस कॉर्नेलियस बनने से पहले वो जस्टिस मुनीर गालिबन हमें बनते हुए नजर आए। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन का मामला था उसके ऊपर उन्होंने फैसला तो दे दिया कि मई में इसके इंतखाबात होंगे, मगर इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सके। अब वो नैब तरामीम के हवाले से अगर कोई फैसला दे देते हैं तो कभी उम्मीद है इस बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हो सकता है कि उनके तमाम फैसलों को रिवर्स कर दें और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल का फैसला हो जाने के बाद ही इन केसेस को दोबारा से टेकअप वो कर सकते हैं। ये उनका लीगली राइट होगा बतौर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।